Hi guys and welcome to our today's video in which we are gonna cover our chapter number 3 Delhi Sultans of हिस्ट्री। देखो सारे ट्यूटोरियल्स मतलब जितने भी आपके सिलेबस में हैं हम सारे डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट दिल्ली सुल्तान्स के बारे में है ये पूरा चैप्टर। एंड चैप्टर 2 में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा के मतलब द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स के लार्ज किंगडम्स ज़्यादातर कावेरी डेल्टा के नज़दीकी होते थे। एंड डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंग विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। दैट मतलब किसी भी मतलब राजा के बारे में जैसे आपने सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ा उसमें आपने किसी भी मतलब दिल्ली वाले राजा के बारे में नहीं पढ़ा जिसका जो कैपिटल है वो दिल्ली हो। ये क्यों हुआ? बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी की जो आपकी जो 12th सेंचुरी थी उसमें ही जो दिल्ली था वो इम्पॉर्टेंट हुआ था, उसके पहले नहीं था। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंदर तुम्हारा राजपूत कि जो तुम्हारा राजपूत थे ना इन्होंने शुरू किया था। जो तुम्हारा राजपूत थे इन्होंने ही दिल्ली को पहली बार अपना कैपिटल बनाया था एंड इन्हीं की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गई थी। एंड हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहान्स। एंड 12th सेंचुरी के मतलब आधे मतलब मिड में से क्या हुआ था, जब 12th सेंचुरी का मतलब मिड सा हो गया था, मान लो कि 1250 में अप्रॉक्स 1250 में क्या हुआ था कि इन जो तोमारास थे इनको चौहान्स ने डिफीट कर दिया था। एंड इसीलिए रेफर टू एज चौहामन्स, जिसको हम लोग चौहामन्स बोल देते हैं अजमेर के। एंड इट वाज अंडर द तोमारा एंड द चौहान कि तोमारा एंड चौहान्स की वजह से ही जो दिल्ली है वो इंपॉर्टेंट बन गया था, मतलब कमर्शियल सेंटर बन गया था। एंड जो बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जान मर्चेंट्स उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए एंड यहाँ पे ट्रेड शुरू हो गई। एंड कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड दहलीवाल। एंड यहाँ पे जो कॉइन्स मिंट किए जाते थे उनको हम लोग दहलीवाल बोल देते हैं। एंड हैड रिटर्न वाइड सर्कुलेशन कि इनका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। तो क्या हुआ 13th century के बिगनिंग में जो है जो आपकी दिल्ली सल्तनत है उसका भी बिगिनिंग हो गया था, ठीक है, 13th सेंचुरी में। एंड फिर क्या हुआ था, टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तानेट। तो क्या हुआ था, अगर आप टेबल 1 की तरफ देखोगे जो हमारे पिछले चैप्टर में था टेबल 1, उसमें क्या था मतलब अलग अलग डायनेस्टीज दी हुई थी, है ना। सो द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली कि उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बनाई थी दिल्ली सुल्तान्स ने, बट उनको हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग कंबाइनली क्या बोल देते हैं, दिल्ली बोल देते हैं कंबाइनली। एंड लुक एट द मैप 1 एंड लुक एट दिल्ली आई कोहना सीरी एंड जहापना। अभी देखो दिल्ली आई कोहना यहाँ पे, जहापना एंड सीरी, ओके। तो ये क्या है, ये भी दिल्ली के एक पार्ट ही हैं, ठीक है। ये सारे दिल्ली के पार्ट है जो उस ज़माने में इन्होंने अलग अलग करके बनाए गए थे, बट आज के ज़माने में हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पे देखो ये है आपका टेबल 1 जहाँ पे जो रूलर्स हैं दिल्ली के वो दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो राजपूत डायनेस्टी, तोमारा, अनंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अर्ली टर्किश रूलर्स, मतलब सारी यहाँ पे डायनेस्टीज दी हुई हैं। राजपूत डायनेस्टी, अर्ली टर्किश रूलर, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अभी देखो वहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि आपको डायनेस्टीज आइडेंटिफाई करनी है, तो ये देखो तोमारास, देखो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, पहले आप लोग क्या दोगे, राजपूत डायनेस्टी दोगे। ये तो तुम्हारा एंड चौहान दोनों एक ही डायनेस्टी के हैं, राजपूत डायनेस्टी के। अर्ली टर्किश रूलर्स, फिर उनकी डायनेस्टी आ गई, ठीक है। फिर खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ऐसे करके कई मतलब डायनेस्टीज़ ने रूल किया था दिल्ली पे। सो finding out about Delhi Sultan, that how we find out about the Delhi Sultan. So although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख, सिंगुलर तारीख, तो ये भी मतलब रिटर्न की जाती थी, ये भी मतलब रिटर्न सी एक स्क्रिप्ट ही समझ लो जो राइट की जाती थी पर्शियन में। एंड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट थी उस ज़माने में। एंड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, के जो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, दैट वाज पर्शियन, इसलिए तारीख को भी पर्शियन में लिखा जाता था। द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्नड मैन, के मतलब लर्नड मैन थे जो भी सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट, मतलब जिनको पढ़ना लिखना एंड पर्शियन लिखना आता हो। एंड हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ जस्ट रूल, कि उनके मतलब जो डिसीजंस थे, उनके
उनको एडवाइस करते थे उनकी गवर्नेंस के ऊपर कि कैसे आपको रूल करना चाहिए, एंड इम्पॉर्टेंस बताते थे उसकी. सो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड. अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऑर्थर थे तारीख के, वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, ठीक है, मतलब ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे, तो वो सिटीज़ में रहते थे, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, के बहुत ज़्यादा कम ही ऐसा होता था कि वो विलेजेस में रहें. एंड दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान एंड होप फॉर रिच रिवॉर्ड्स. एंड वो लिखते क्यों थे, तो उन्हें ये लगता था कि हम लिखेंगे, हम उन्हें सुल्तान को लिख के देंगे, वो हमें रिवॉर्ड्स देंगे, इसलिए वो लिखते थे, ठीक है. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. कि क्या हुआ था, इन्हें क्या बताया गया था, ऑथर्स ने मतलब रूलर्स को क्या एडवाइस किया गया था कि आपको प्रिजर्व करना चाहिए एन आइडियल सोशल ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन. तो बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है, बर्थराइट. So what is basically birthright? Privileges claimed an account of birthright. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. कि जो इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि उनको ही अगली जो है पोस्ट मिलनी चाहिए बिकॉज वो उसी फैमिली से है, वो नोबल फैमिली से है. एंड राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज, बिकॉज वो सर्टेन फैमिलीज में बॉर्न हुए हैं, उन्हीं फैमिलीज में बॉर्न हुए हैं. Gender distinction. So what is the meaning of gender distinction? These are the social and biological differences that are between women and men usually, and these differences are used to argue that men are superior to women. So this is the most common distinction in the past कि women and men को discriminate किया जाता था कि मतलब उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है वुमेन एंड मेन में. एंड इसको किसके लिए यूज़ किया जाता था, क्यों यूज़ किया जाता था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो मेन है वो सुपीरियर है वुमेन से. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान. के जो डॉटर, पहली जो डॉटर मतलब जो पहली सुल्तान थी इंडिया की, वो कौन थी, रज़िया सुल्तान थी. पहली कौन थी, रज़िया सुल्तान थी. एंड ये इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, नाम बड़ा अजीब है, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी. एंड इन्हें 1236 में सुल्तान बना दिया गया था. सो क्या हुआ था, द क्रॉनिकल ऑफ द एज, कि उस एज का जो क्रॉनिकलर था, जो क्रॉनिकल राइट करता था, वो था मिनहाज सिराज. एंड उसने क्या लिखा था कि रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, कि वो ज़्यादा मतलब काबिल थी थ्रोन के एंड क्वालिफाइड थी देन ऑल हर ब्रदर्स. बट वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक क्वीन रूलर बने, इसीलिए जो नोबल्स थे, मतलब जो दरबारी वगैरह थे, नोबल्स का मतलब होता है जो दरबार वगैरह में काम करते हैं, तो वो भी जो उसके अटेम्प्ट्स थे इंडिपेंडेंटली रूल करने के उससे वो भी खुश नहीं थे. एंड इसीलिए उसे 1240 में रिमूव कर दिया गया था थ्रोन से. एंड उसने सिर्फ कितने 4 साल ही रूल किया, 1236 टू उसने सिर्फ 4 साल ही रूल किया. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, the expansion of the Delhi Sultanate, के how the Delhi Sultanate expanded. So now let us study about it. So in map 2, in this map, it is shown the major cities captured by Shamshuddin Iltutmish, that was Razia's father. So here, he mainly ruled at the northeastern part of the subcontinent. In the early 13th century, the control over Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. So basically garrisons क्या होते हैं, इन द 13th century में क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट के मतलब दिल्ली सुल्तानेट का जो कंट्रोल था वो बहुत ही रेयरली मतलब बियॉन्ड जाता था जो हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स, मतलब जिन टाउन्स के अराउंड मतलब बहुत ज़्यादा फोर्ट से बिल्ड किए जाते थे, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सी होती थी, ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स. एंड द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड. तो हिंटरलैंड्स के ऊपर वो डिपेंडेंट थे जो दिल्ली सुल्तानेट थे ट्रेड के वजह से. द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स और सर्विसेज. तो क्या होता है, ये एक तरह का लैंड होता है एडजेसेंट टू अ सिटी, और पोर्ट मतलब जहाँ से मतलब बाहर वाला सामान जो भी शिप्स वगैरह में आता है, तो ये उससे सामान ले लेता था. एंड फिर जो और पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो मेन टाउन्स को सप्लाई कर देता था गुड्स एंड सर्विसेज से. दिस वाज अ हिंटरलैंड जो सप्लाई करता था. सो
ऑफ द सिटीज़ वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, तो इसीलिए जो सिटीज़ थी वो हिंटरलैंड्स पे डिपेंडेंट थी ट्रेड्स के लिए, और फॉर प्लंडर सप्लाईज, एंड कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंट बंगाल एंड सेंट फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। गैरिसन टाउन क्या होता है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। तो वो क्या होता है? एक फोर्ट सा बना होता है जिसके अंदर सेटलमेंट होती है, और उसके मतलब फोर्ट के मतलब बाहर बाहर भी सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं। एंड इसीलिए क्या था, मतलब दिल्ली में अगर मान लो आप बैठे हो, आप दिल्ली में राज कर रहे हो, एंड आपने बंगाल में एक गैरिसन टाउन बनाया हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था इतने डिस्टेंट एरिया से कंट्रोल करना। और जो रेबेलियन वॉर, इवन बैड वेदर को स्नैप फ्रैगल कम्युनिकेशन रूट्स, कि जो कम्युनिकेशन रूट्स को हार्म कर सकता था वेदर वगैरह, ठीक है, एंड जो रेबेलियन वॉर्स वगैरह होते थे, विद्रोह वगैरह होते थे, वो भी इफ़ेक्ट करते थे कम्युनिकेशन को। इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस, तो क्या कर देते थे, अगर सुल्तान कहीं भी उनको वीक लगता था तो वहाँ पे वो वार करते थे ताकि वो जीत सके सल्तनत को। इसीलिए जो इन्वेजन्स थे ज़्यादातर अफगानिस्तान से होते थे, जो मतलब क्वेश्चन करते थे सुल्तान के वीक पॉइंट को। सो द सुल्तानेट बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, के सुल्तान मतलब कुछ ही सुल्तान होते थे जो इन मतलब रिबेलियंस को सर्वाइव कर पाते थे। एंड इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गियाजुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो क्या हुआ कंसोलिडेशन, तो गियाजुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के अंडर ही इसका जो कंसोलिडेशन था वो हुआ था। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब होता है संगठन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है संगठन। तो इनका जो संगठन हुआ था वो गियाजुद्दीन बलबन के टाइम पे एंड अलाउद्दीन एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ही हुआ था। एंड द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानेट एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, के जो कैंपेन्स हुए थे, फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन इंटरनल फ्रंटियर के अलोंग एंड internal frontier of the sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison town, कि उस garrison town के hinterland की consolidation पे aim किया जाता था जो campaign होते थे वो। ओके, एंड ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स क्या होता था, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना, जो गंगा यमुना के जो रीजन्स होते थे ना, उनके आसपास जो भी फॉरेस्ट होते थे उनको क्लियर कर दिया जाता था। एंड जो हंटर गैदरर्स होते थे एंड पैस्टरलिस्ट होते थे उनको अपने एक्सपेल का मतलब निकाल दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था उनके असली हैबिटेट से जो था फॉरेस्ट। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीसेंट्स, तो फिर ये वाले लैंड्स किनको दे दिए गए थे, ये वाले लैंड्स दे दिए गए थे पीसेंट्स को एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स को, ताकि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड पीसेंट्री कर सकें। एंड जो न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो क्या हुआ था, ट्रेड बढ़ाने के लिए ही ये किया गया था, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था एंड नए फोर्ट, गैरिसन टाउन, हिंटरलैंड वगैरह बना दिए गए थे। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानेट, फिर सेकेंड एक्सपेंशन हुआ एक्सटर्नल फ्रंटियर में ऑफ द सुल्तानेट। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कि जो फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन थे वो साउदर्न इंडिया में स्टार्ट हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, एंड ख़त्म कब हो गए थे, मोहम्मद तुगलक के रीजन में। इन दियर कैंपेन Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metals। तो क्या होता था इन कैंपेन्स के ड्यूरिंग, जो भी एलिफेंट्स वगैरह होते थे, हॉर्सेस वगैरह होते थे एंड स्लेव्स वगैरह होते थे, उनको ले लिया जाता था एंड जो प्रीशियस मेटल्स थे वो भी ले लिया जाता था। बट जो फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे पीसेंट्स वगैरह बना, पीसेंट्री एंड उनको एग्रीकल्चर वर्क के लिए दे दिया गया था। ठीक है, ये डिफरेंस है। So, by the end of Muhammad Tughlaq's region, 150 years after somewhat humble beginning, the army of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। कि जब मोहम्मद तुगलक मतलब 150 ईयर्स में, 150 सालों में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हम्बल बिगनिंग, नई नई सल्तनत्स बनी एंड क्या हुआ फिर, आर्मीज़ जो थी दिल्ली सुल्तानत के, मतलब बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट, सारे सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के लगभग पूरे पार्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, जो दिल्ली सुल्तानत थे मोहम्मद तुगलक के एंड टाइम तक। ठीक है, एंड
दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सेल्फ सिटीज़। तो क्या हुआ था, उन्होंने जो राइवल आर्मीज, राइवल मतलब जो उनकी दुश्मन जो आर्मीज थी जो उनका विद्रोह करती थी, उनको भी हरा दिया था। एंड द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीसेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स फ्रीडम। एंड फिर क्या हुआ था, वो पीसेंट से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे टू कंटिन्यू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फिर जो जस्टिस था, जो न्याय था, अपने रीलम में, अपने राज में उन्होंने बनाया हुआ था। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, कि इतने बड़े मतलब सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया कितना बड़ा है, इतने बड़े, एंड इवन उस वक्त टाइम पे तो और भी ज़्यादा बड़ा होता था। सो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज करने के लिए क्या क्या मतलब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो कितने इफेक्टिव थे, विल स्टडी अबाउट दैट। तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट इन्होंने सारा पार्ट कवर करके रखा है, इवन साउथ भी कवर करके रखा है दिल्ली सल्तनत ने। जस्ट गो डाउन एंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इट। क्वात अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनार बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। मतलब 12th सेंचुरी के अंत में ये बनाया गया था, जो आपका क्वात अल इस्लाम का जो मीनार था वो बनाया गया था। एंड दिस वॉज congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultan, described in the chronicle as Delhi आई कुहना। तो क्या हुआ था कि ये मॉस्क्यू थी उस सिटी की जो बनाया गया था दिल्ली सुल्तान के द्वारा, दैट वाज दिल्ली आई कुहना, मतलब द ओल्ड सिटी, जिन्हें आज हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं। द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। एनलार्ज मतलब और भी बड़ा कर दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा एंड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एंड द मीनार वॉज बिल्ट बाय द टू सुल्तान। एंड जो मीनार था वो बाद में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश के द्वारा। सो दिस इज़ द मॉस्क्यू एंड दिस इज़ द मीनार। द मस्जिद, अ मॉस्क्यू इज़ अ मस्जिद इन अरबिक। जो मॉस्क्यू होता है वो तो एक इंग्लिश का वर्ड है, बट उसको अरबिक में बोलते हैं मस्जिद। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवर्नेंस टू अल्लाह, कि वहाँ पे जब प्रे करते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स प्रे करते हैं, उस प्लेस को हम लोग बोल देते हैं मॉस्क्यू। इन अ कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू या फिर मस्जिद आई जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, वो रीड करते हैं अपनी जो उनका धार्मिक ग्रंथ होता है, नमाज को रीड करते हैं। एंड टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नड मेल और देयर लीडर, जिसको हम लोग इमाम बोलते हैं, जो लर्नड होता है, दैट इज लर्नड, एंड ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन एंड ही इज़ चूज्ड फॉर द रिचुअल्स, जो उनके जो भी कल्चर वगैरह होते हैं उनके लिए चूज़ किया जाता है। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरेमन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। वो सेरेमन मतलब खुतबा वो देता है फ्राइडे प्रेयर्स के ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। मक्का को मतलब वो फेस करते हैं, मक्का के मतलब एकदम सामने होते हैं। एंड इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट। एंड इसमें क्या होता है, इंडिया में वेस्ट को फेस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड किबला, इसको हम लोग किबला बोलते हैं। The Delhi Sultans built several mosques in all cities over the subcontinent. The demonstrated claims to be protectors of Islam and mosques. तो क्या होता था, दिल्ली सुल्तान ने क्यों बनाए थे mosques? Because they demonstrated their claims to be the protectors of the Muslim religion. And mosques also help to create the sense of community of believers, के उनमें believe करने वाले जो थे community बना देते थे, community of believers who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds, के अलग अलग background से आते थे जो मुस्लिम होते थे, इसलिए इस आइडिया को बना के रखना पड़ा था। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन के जो उनका संगठन हुआ था एंड जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी उनकी तरफ हम लोग एक डीपर लुक लेने वाले खलजीस एंड तुगलक्स ने जो किया था। सो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तानेट नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते थे, रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टेन्स एज गवर्नर्स। द अर्ली मतलब चीफ्टेन्स या फिर गवर्नर्स लेने के बजाय ये क्या करते थे, द अर्ली दिल्ली सुल्तानेट
मतलब खास करके इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स, मतलब जो उनके खास जो नौकर होते थे उनको परचेज़ कर लिया जाता था, जिनको परचेज़ कर लिया जाता था मिलिट्री सर्विसेज के लिए, कॉल्ड बंदागन, जिनको बंदागन भी बोल देते हैं इन पर्शियन, एंड दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस। एंड इसीलिए चीफ्टेन्स लेने के बजाय ये क्या करते थे, ये बंदागन ले लेते थे एंड उनको बचपन से ही ट्रेन कर देते थे टू गेट पॉलिटिकल ऑफिसर, ताकि वो उन पॉलिटिकल ऑफिसर्स को संभाल सके। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, तो सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, कि मतलब वो टोटली डिपेंडेंट थे अपने सुल्तान के ऊपर, इसीलिए सुल्तान उन पर पूरा ट्रस्ट करता था, बिकॉज वो पूरी तरह सुल्तान पे ही रिलाई थे, स्लेव्स रादर देन सन्स। तो क्या हुआ था कि the sultans were advised a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for his needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। ये इतना ज़रूरी नहीं है। We will study about this कि खलजीज and तुगलक्स continued to use बंदागन and also raised people of humble birth who were often their clients। तो क्या होता था, ये जो खलजीज एंड तुगलक्स थे, ये मतलब बंदागन का सिस्टम जो था इन्होंने यूज़ करना मतलब कंटिन्यू ही रखा था, मतलब ये यूज़ करते गए, यही जो इनका सिस्टम था। एंड फिर क्या हुआ, जो पीपल थे हम्बल बर्थ के, who were often their clients, जो उनके क्लाइंट्स होते थे, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, उनको भी ये हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे रखते थे। एंड दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, एंड उनको जनरल्स एंड गवर्नर्स की तौर पे रखा गया था। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड इसीलिए मतलब थोड़े से विद्रोह भी हुए थे कि आप इनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे रख देते हो बट नॉर्मल्स को नहीं रखते। सो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट देयर हायर्स, के वो अपने मास्टर्स एंड पैट्रन्स के जो थे लॉयल थे, उनकी बात मानते थे, बट जो उनको हायर करते थे वो नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स, कि न्यू सुल्तान के उनके ओन सर्वेंट्स होते थे, मतलब अगर आप हायर कर लेते हो तो नहीं होगा, मतलब जिस सुल्तान का वो शुरू से है उसी का रहेगा। एंड जो नए सुल्तान थे उनको अपने नए ट्रस्टवर्दी स्लेव्स रखने पड़ते थे या फिर सर्वेंट्स रखने पड़ते थे। एंड एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। तो क्या होता था, जो ओल्ड स्लेव्स होते थे एंड जो न्यू स्लेव्स होते थे ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब वो होते थे, विद्रोह होते थे, क्योंकि पुराने स्लेव्स का तो फिर कोई काम ही नहीं होता था उस एडमिनिस्ट्रेशन में, जब नया राजा अपने नए स्लेव्स लेके आ गया। एंड the new patronage of these humble people was Delhi Sultan also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and baseborn to high offices, कि जो low and baseborn होते थे उनको high offices पर अपॉइंट कर देते थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था तारीख में, सॉरी। So now we will study about, like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस, के ये भी मिलिट्री कमांडर्स जो थे अपॉइंट करते थे ताकि ये अपनी टेरिटरीज़ को कंट्रोल कर सकें। एंड दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, एंड जो ये टेरिटरीज़ होती थी ऑफ वेरिंग साइजेस, इनको इक्ता बोल दिया जाता था, एंड जो मिलिट्री कमांडर्स इसके लिए अपॉइंट किए जाते थे उनको इक्तादार बोला जाता था या फिर मुक्ति बोला जाता था। एंड मुक्ति की ड्यूटी क्या थी, कि जो उनका मिलिट्री कैंपेन है कि वहाँ उस जगह पे मिलिट्री कैंपेन चलाना एंड वहाँ पे लॉ एंड जो उसके ऑर्डर हैं अपने इख्तास के उनको मेंटेन रखना, जो उनके टेरिटरी के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन रखना। एंड द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी एंड दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़, कि वो अपने मतलब अपनी टेरिटरी से या फिर अपनी इख्ता से क्या करता था, वो रेवेन्यूज़ ले लेता था एंड उसी रेवेन्यू को दे देता था अपने जो अपने जो सोल्जर्स होते थे उनको दे देता था इन्हीं रेवेन्यूज से जो उनकी सैलरी होती थी। एंड जो कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज द मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो क्या होता था, ये मतलब बेस्ट काम करते थे अगर जो इनकी जो भी मुक्तीस की जो ड्यूटी होती थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती थी, कि इसका इनहेरिटेबल नहीं होता था जो मुक्तीस की जो भी ड्यूटीज़ होती थी, कि अगर बाप है एक जगह का मुक्ति तो बेटा होगा नहीं, ऐसा नहीं था।
तो दिस वॉज इनहेरिटेबल एंड मतलब इनको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता था एक मुक्ति के ऊपर. सो दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वॉज रिकॉग्नाइजल इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के ड्यूरिंग. इनको मतलब इम्पोज कर दिया गया था या फिर बोल सकते हो कि इनका विद्रोह कर दिया गया था, बिकॉज जो ये बहुत ही ज़्यादा हार्श होती थी कि ना ऑफिस इनहेरिटेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें रखा जाता था. So, accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by मुक्तीज़ के जो accountants थे जो स्पेशल मतलब काउंट करते थे वो रेवेन्यू कि सही रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है मुक्तीज़ के द्वारा या फिर नहीं. एंड जो मुक्ति थे वो सिर्फ टैक्सेस जितना कलेक्ट करते थे उसके ऊपर नहीं. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers कि जितना उसको टैक्स बोला गया है वो उतना ही ले, ज़्यादा ना ले. एंड वो अपने जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं उनको भी ना एक्सीड करे एंड ना ही डिक्रीज़ करे एंड उनको भी सैलरी टाइम पे मिले. एंड एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्राउट द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल के जो हिंटरलैंड्स थे जिनसे गुड सप्लाई होता था, तो जब ये अंडर कंट्रोल आ गए थे दे फोर्स द लैंडेड चीफटेन्स जो समानताज एंड जो आर्टिस्ट एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. तो द दिल्ली सुल्तान ब्राउट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल. उन्होंने उसे अपने कंट्रोल में लिया था जो हिंटरलैंड होते थे. एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फोर्स किया था चीफटेन्स को एंड समानताज को जो उस हिंटरलैंड को कंट्रोल करते थे कि तुम हमारी अथॉरिटी, तुम हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करो. एंड अंदर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. तो ये जो हिंटरलैंड के अंदर जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह, असेसमेंट्स वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह कलेक्ट की जाती थी ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गई थी. The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. कि जो इनको कंट्रोल करती थी chieftains उनको भी taxes पे करने पड़ रहे थे जब ये कंट्रोल में आ गए थे. एंड द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स कि ये लैंड थोड़ा सा इधर उधर ना कर दें. एंड सम ऑफ द ओल्ड चीफटेन एंड लैंडलॉर्ड सर्व एज अ सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स के रेवेन्यू कलेक्टर्स की तरह सर्व करते थे एंड असेसर्स. एंड देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब 3 टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे. द फर्स्ट वन वॉज ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खरज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस. कि पहला जो टैक्स होता था वो क्या होता था, कल्टीवेशन पे टैक्स लगता था. एंड फिर जो पीसेंट्स मतलब जो भी प्रोड्यूस क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे उसका 50% गवर्नमेंट को जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को जाता था. एंड ऑन कैटल के ऊपर जो भी कैटल गाय वगैरह भेड़ वगैरह रखते थे उन पर भी लगता था. एंड हाउसेस के ऊपर भी टैक्स लगता था. सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स की जो लार्ज पार्ट थे सब कॉन्टिनेंट की, ज़रूरी नहीं कि पूरा कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर कर रखा था, थोड़ा सा पार्ट इनके कंट्रोल के बाहर भी था. एंड इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली. एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. ये क्या हुआ था जब इन्होंने मतलब दिल्ली में बैठ के बंगाल के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था. एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया कि जब इन्होंने साउदर्न इंडिया को एनेक्स कर दिया, सो द इंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. द इंटायर साउदर्न रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. एंड इवन इन द गंगैटिक सिटी द सिटीज़ नियर द द प्लेन्स नियर द गंगा दे वर फॉरेस्टेड एरियाज. द सुल्तानेट फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट कि वो फॉरेस्टेड एरियाज़ मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, इसीलिए जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत वहाँ पे नहीं जा पाती थी. एंड जो लोकल चीफटेन इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन. समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कि हो सकता था जो ये गंगा के नियर जो भी प्लेन्स वगैरह थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे इसलिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. बट अगर इन्होंने कंट्रोल पा भी लिया तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पाया. So the next is the Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219. तो क्या हुआ था, जो मंगल्स थे गेंगिस खान, मंगल इन्वेजन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. जो मंगल इन्वेजन्स थे गेंगिस खान ने इन्वेड किया था इंडिया को नॉर्थ ईस्ट ईरान को किया था. नॉर्थ ईस्ट ईरान मतलब ईरान का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था उसको पहले इन्वेड किया था. एंड 1219 में एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. एंड फिर दिल्ली सल्तनत पे भी इनका मतलब जो इन्वेजन है वो हुआ था. एंड मंगल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही इंक्रीज हो गए थे जो ये
मंगल इन्वेजन्स थे बहुत ज़्यादा। एंड अर्ली ईयर्स मतलब पहले वाले जो साल थे मोहम्मद तुगलक के रूल के, एंड दिस फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज टू ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। कि इन्हीं मतलब जो मंगल इन्वेजन्स के कारण इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। एंड लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डेल विद दिस, कि अभी हम लोग इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्होंने लिए थे जो इन्होंने लिए थे मंगल इन्वेजन्स को मतलब कॉन्कर करने के लिए। So we will study this table, Alauddin Khilji. So firstly we will study about Alauddin Khilji. तो दिल्ली was attacked twice, कि इसको 2 बार मतलब मंगल्स ने इन्वेड किया था 1329 to 1300 and then 1302 to 1303, and as a defensive measure Alauddin raised a large standing army, कि इसने बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी आर्मी बना ली थी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे डिफेंसिव मेजर्स लिए थे। And then we will study about Muhammad Tughlaq, and the Sultan was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq reach. The Mongol army was defeated, कि मंगल आर्मी को इन्होंने हरा दिया था। Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transnoxia. He therefore raised a large standing army, कि इसने भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी बना ली थी। Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers, के सोल्जर्स के रहने के लिए इसने एक नया गैरिसन टाउन बनाया था। एक फोर्टिफाइड, मैंने आपको बताया था क्या था गैरिसन टाउन का मतलब, कि एक फोर्टिफाइड सी सेटलमेंट होती थी जहाँ पे इसके जो सोल्जर्स थे वो अच्छी तरह से रह सकें। एंड इसने एक नया गैरिसन टाउन बनाया था नेम्ड सीरी, वहाँ पे इसके सोल्जर्स रहने लगे थे। एंड रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, इसने क्या किया था, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ दिल्ली आई कोहना जो थी ना, उसको इसने खाली करवा दिया था एंड उसके जो रेजिडेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया था। एंड द सोल्जर्स गैरिसनड देयर, एंड जो गैरिसन हो गए थे सोल्जर्स वहाँ पे आ गए थे। एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल दौलताबाद इन द साउथ। एंड जो इसके रेजिडेंट थे ना दिल्ली आई कोना के, उनको कहाँ पे भेज दिया था, इसके कैपिटल पे भेज दिया था विच वॉज दौलताबाद भेज दिया था, जो इसके रेजिडेंट्स थे दिल्ली आई कोना के। एंड इसको ही गैरिसन करके बना दिया था एक गैरिसन टाउन। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि द सोल्जर्स हैड टू बी वॉज डन टू प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स ऑन लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द एफिशिएंसी। तो क्या हुआ था, जो सोल्जर्स थे उनको खाना खिलाना पड़ता था। एंड दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स, अभी गंगा एंड यमुना के बिटवीन जो लैंड्स थे उसमें जो बनाया जाता था ना, उसमें जो पीसेंट्स उगाते थे उसका जो 50% था वो ले लिया जाता था ताकि इनको खाना दे दिया जा सके। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया मतलब इन्होंने भी गंगा एंड यमुना के बिटवीन जो एरिया आता था उसमें से ही लिया था। एंड बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान एडिशनल टैक्सेस, के इसने एडिशनल टैक्सेस भी लेने शुरू कर दिए थे। एंड दिस कंसीड फेमिनाइन इन द एरिया, फेमिनाइन मतलब भुखमरी फैल गई थी उस एरिया में। सो द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, तो अलाउद्दीन ने क्या देखा कि अलाउद्दीन शोल्डर सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्तास, के उन्होंने इक्तास के बजाय क्या दिया था, उनको कैश देना शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड द शोल्डर्स बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज थस फियर दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस, कि इसीलिए क्या था, एक डर सा फैल गया था कि मर्चेंट्स कभी कहीं अपने जो मर्चेंट्स मतलब जो भी व्यापारी वगैरह थे वो अपने जो प्राइजेस है वो बढ़ाना दें। एंड टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स, के उसने प्राइजेस को कंट्रोल करके रखा। एंड उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह सर्वी किया सारे ऑफिसेस को एंड मर्चेंट्स को हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स एंड वर पनिश्ड, कि जो मतलब उस रेट पे नहीं देते थे, उस डिसाइडेड रेट पे नहीं देते थे, बढ़ा के देते थे, उनको पनिश कर दिया जाता था। सो मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही सेड अ टोकन करेंसी, कि उसने क्या किया, टोकन करेंसी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ था, समवाइट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, के चीप मेटल्स लाइक गोल्ड या सिल्वर से नहीं बनाए गए थे, वो मतलब चीप मेटल से बनाए गए थे। एंड पीपल जो उस 14th सेंचुरी पीपल थे ना वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो सिल्वर एंड जो गोल्ड के कॉइन्स थे उनको बचा लिए। एंड फिर क्या किया, जो ये टोकन करेंसी थी उसकी, उससे ही मतलब उनको टैक्सेस दी वापस, मतलब लेने ऐसे को पैसा दे दिया था।
अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड जो क्रॉनिकल्स थे उनमें भी इसको प्रेज़ किया गया था। एंड फॉरेस्ट चीप प्राइजेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज, मतलब इसके प्राइजेस सस्ते थे बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे गुड्स मतलब सप्लाई हो रही थी मार्केट में। एंड इसने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली जो है मंगोल इन्वेजन्स का सामना किया। बट मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, कि जो मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कामयाब नहीं हुए, वो बहुत ही ज़्यादा फेल हो गए थे। एंड जो उसने कैंपेन किया था कश्मीर में, वो क्या हुआ था, वो मतलब बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था। एंड ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसनोक्सिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो क्या हुआ था इसमें, मतलब इसने ये प्लान किया था हम लोग ट्रांसोक्शियाना को इन्वेड करेंगे, मतलब इसको जीत लेंगे। बट क्या हुआ था, उसने फिर अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। मीनवाइल उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसने मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज़्यादा विद्रोह क्रिएट कर दिया था। एंड द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंडेड, मतलब उनको मतलब दोबारा वापस भेजना पड़ा था। जो दौलताबाद मतलब शिफ्ट किया था पीपल को, उनको वापस लाना पड़ा था। क्यों? बिकॉज द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फैमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेने शुरू कर दिए थे, इसलिए भुखमरी फैल गई थी जो गंगा यमुना जो बेल्ट थी। एंड उसका जो टोकन करेंसी था वो भी मतलब वापस ले लिया गया था, रिकॉल कर लिया गया था, उसके भी ऑर्डर्स वापस ले लिए गए थे बिकॉज बहुत बड़ा मतलब डिजास्टर था। सो इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर्स sometimes forget that for the first time in history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offenses against the Mongols. तो क्या हुआ था, मतलब अपने मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स की लिस्ट में ये भूल मत जाना कि उसने मतलब पहली बार हिस्ट्री में ऑफ द सल्तनत दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया कि मंगोल टेरिटरी को हम लोग ले लेंगे। बट अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादा डिफेंसिव मेजर्स पे ध्यान दिया एंड इसने ज़्यादा अटैकिव मेजर्स पे ध्यान दिया। बट अलाउद्दीन खिलजी के ज़्यादा अच्छे निकले मेजर्स, बट इसके डिज़ास्टर थे। सो जो मोहम्मद तुगलक था उसके जो मेजर्स थे ना उनको भड़का दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे अगेंस्ट मंगोल्स। द सल्तनत इन 15th and 16th सेंचुरी की 15th ये वाली सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी में क्या थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे। तो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा अंटिल 1526 तक। क्या हुआ था 1526 तक हुआ था कि जो आपकी तुगलक्स के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी ने मतलब रूल किया था। एंड बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स। तो सबके मतलब अपने अपने रूलर हो गए, फिर सारी मतलब जो भी दिल्ली ने इतना सारा एरिया कैप्चर करके रखा था वो सारा अलग अलग हो गया। जौनपुर सबके अपने अपने रूलर्स थे, ठीक है। और इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से स्टेट्स को एंड कैपिटल्स को बढ़ाया। And this was also the period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and Rajputs. नए ruling groups आ गए थे। So some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrative. Say शेर शाह सुर, ये जो था ना रूलर, इसने क्या किया था, इसने अपना करियर स्टार्ट किया था मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। कि इसने क्या किया था, मतलब ये बड़ा छोटी सी टेरिटरी का, मतलब क्या बोल सकते हो आप, छोटी सी टेरिटरी का जिसको हम लोग इक्ता बोलते थे ना, तो ये वो था। एंड अपने अंकल के लिए इसने एक दिन के रखा था। एंड फिर क्या हुआ था, इसने मतलब जंग लड़ी थी हुमायूं के अगेंस्ट जो पावरफुल था रूलर। तो क्या हुआ था, शेर शाह सूर ने इसको हटा दिया था थ्रोन से एंड उसने अपनी डायनेस्टी बना ली थी। एंड चाहे शेर शाह सूर डायनेस्टी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स, सिर्फ 15 ईयर्स के लिए रूल किया था बिकॉज इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। कि अलाउद्दीन खिलजी के ये नक्शे कदम पे चला था बट उनको और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया था। एंड शेर शाह सूर बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। तो फिर क्या हुआ था, शेर शाह सूर के बाद अकबर एम्परर बन गया था व्हेन ही उसने संगठन कर लिया था मुगल एम्पायर के साथ। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। यस, अवर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओह, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई थॉट कि मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगी बट मैंने सोचा छोड़ो यार, एक ही पार्ट में निपटा देते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आई नो कि इसमें डेट्स मतलब याद रखने वाली इतनी तो नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 4. बाय बाय।